स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कांग्रेस पार्टी 2024 का फाइनल मैच क्या बीजेपी की पिच पर खेल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे कुछ बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब हम लगातार आते देख रहे हैं। बीजेपी के लिए हमेशा से एक फेवरेट मुद्दा रहा जो उसका सबसे मजबूत किला है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर राष्ट्रवादी की छवि। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खास तौर पर बार बार ऐसे बयान देते हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये एक इमेज क्रिएट करें कि नरेंद्र मोदी की जो छवि, स्ट्रांग मैन की छवि है, देश को हिफाजत से रखने वाला एक शख्स अगर खड़ा है तो नरेंद्र मोदी है, उसमें कहीं कोई सेंध मारी जाए। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि ये मणिपुर का हवाला देते हुए कि ये राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, मैं जाकर के देख के आए, देशद्रोही हैं, इन्होंने मणिपुर में बीच में लकीर खींच दिया है, पाट दिया है। अब खड़गे साहब इस मैदान में कूदे। उन्होंने एक सभा में भाषण देते हुए ये कहा कि ये मणिपुर की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बताएं मोदी सरकार ने क्या किया है? पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जब थी बांग्लादेश बना दिया हमने। इन्होंने तो एक कौवा भी नहीं मारा। आपको सुनना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, फिर उससे क्या कांग्रेस को कुछ हासिल भी हो रहा है उस पर बात करेंगे। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते। पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला था। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी ताकत है। और ये सुबह उठते शाम उठते कांग्रेस क्या की? गांधी फैमिली। सवाल यह प्रदीप जी, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी चाह के भी नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद पर कुछ सवाल खड़ा कर पा रहे हैं, कुछ चोट पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि राष्ट्रवाद पर चोट पहुंचाने के लिए आपको राष्ट्रवादी होना पड़ेगा। वो सोच अंदर से आनी चाहिए। आप विदेश में जाकर फिर देश में लौटकर कहेंगे कि ये एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो आप तो इस देश को एक मानने को तैयार नहीं है। आप तो देश के बंटवारे का रास्ता खोल रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो स्टेट जब चाहे बाहर निकल सकता है, और राष्ट्रवाद की बात करेंगे। इससे पहले 14 और 19 में कोशिश हो रही थी कि हिंदुत्व को अपना लें, तो मंदिर दर्शन हो रहा था, शिव भक्त थे, तो शिव भक्ति आजकल छूट गई है। अब इस मुद्दे पर आए। सवाल यह है कि जब ओरिजिनल उपलब्ध हो तो कार्बन कॉपी कोई क्यों लेगा? आपको ओरिजिनल सामान मिल रहा हो तो डुप्लीकेट लेंगे क्या? तो सीधी सी बात है, बीजेपी ने भाषण से ये मुद्दा नहीं हासिल किया है। उनकी जो है 1950 से 51 से लेकर जब से जनसंघ बनी है, उससे पहले 1925 में जब से आरएसएस बना जी, तब से ये प्लैंक है उनका। देखिए, और कंसिस्टेंट है। कोशिश क्या? आप नरेंद्र मोदी की छवि क्या है? नरेंद्र मोदी की छवि ये है कि ये एक आदमी अगर सामने खड़ा है देश के सामने, मतलब एक उनकी इमेज है, और उनको वोट करने वाले लोगों को ये लगता है खास तौर पर ये आदमी जब तक है देश सुरक्षित है, भीतर से भी सुरक्षित है, बाहर से भी सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? बाहर से सुरक्षित, चीन ने देखो कब्जा कर लिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चीन के कब्जे में, हमारी सेना वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही। ये कांग्रेस पार्टी लगातार बताती है हमको, राहुल गांधी बताते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी मणिपुर नहीं संभल रहा है। नहीं, सवाल यह है कि लोग ये भी तो देखते हैं कि चीन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया, किसकी सरकार थी? 40% कश्मीर ले गया तो किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार तो नहीं थी उस समय। जो 93 हजार कैदी हुए 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के जो सैनिक, उसके बदले हमको मिला क्या? अरे आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे। इस स्टेटमेंट में अभी हमने आपको बयान सुनाया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, उसको 10 सेकंड आगे अगर आप और सुनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने, इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 उनके सैनिक हमने पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया। हाँ, वो सुना, खुद कहा कि वही कह रहे हैं, क्यों छोड़ दिया भाई? उसके बदले में आप कश्मीर पर बात कर सकते थे। उसके बदले में आप जो है बॉर्डर को फिर से जो है निर्धारित करने की बात कर सकते थे।
आपने बांग्लादेश बनवाया तो बांग्लादेश से कम इतना तो कर सकते थे कि वो चिकन नेक जो है उसको चौड़ा कर ले। कांग्रेस की इस प्रयास से कुछ हासिल नहीं है उनको आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रही है, अब तो हर साल ये होता है, हम देखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पर, खास तौर पर 15 अगस्त पर तो विशेष आयोजन होते हैं। कश्मीर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और डोडा की तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर के, और घाटी में तो अद्भुत तस्वीरें हैं। श्रीनगर में डल झील के पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, शोपियां में, पुलवामा के अंदर आतंकवादियों के, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सोपोर में आतंकवादी का भाई तिरंगा लहरा रहा है। आतंकी की मां, उनके पिता अपील कर रहे हैं कि अपने बेटे से कि सरेंडर कर दो, घर पर तिरंगा लगा रखा है। पुलवामा के हमले में एक आरोपी, उसमें कई आरोपी थे, 13 आरोपी थे, उनमें से एक आरोपी वो जिस स्कूल से पे पढ़ता था उस स्कूल के अंदर तिरंगा, बुरहान वानी के पिता हेडमास्टर एक स्कूल में, उस स्कूल के अंदर बुरहान वानी के पिता तिरंगा लहरा रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर ये माहौल है हर्षवर्धन जी, तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी याद दिला रही है कि राष्ट्र के लिए हमारा योगदान क्या है। नहीं, इसको मैं थोड़ा दूसरे उदाहरण से कहता हूं, लिटरल मीनिंग पे मत जाइएगा। दरोगा के डर से अपराधी अपराध करना बंद कर दें तो क्या उसको दरोगा मान लेंगे क्या? पुलिस इंस्पेक्टर है, उसने कानून ठीक कराया, तो क्या अपराधियों को इंस्पेक्टर मान लेंगे क्या? इस देश की सारी समस्याएं कांग्रेस अगर उसको कहती कि हमने बहुत कुछ किया, तो समस्याओं को बनाए रखने का जिम्मा किसके ऊपर है? कांग्रेस के ऊपर है। आप कश्मीर की समस्या सुलझाने की बजाय उलझाए रखते हैं, उसको आगे टहलाते रहते हैं। 3.5% वोट पाके श्रीनगर से और फारूक अब्दुल्ला सांसद बन जाते हैं। ये लोकतंत्र आपने बनाया है। आप इस तरह का लोकतंत्र बनाते हैं कि जैसे ही आप जम्मू से ऊपर बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं इंडिया वाले लोग आ गए हैं, अब तो कोई नहीं कह रहा है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा आप कह रहे हैं, लेकिन अब इसका फर्क सबको दिखेगा। जब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बताते हैं कि 33 साल बाद कश्मीर में लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो पिक्चर देखना तो सामान्य बात है, लेकिन यह भी आपके राष्ट्रवाद में नहीं हो पाया। ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब आया। और आज ही चूंकि मैंने वो दोबारा वीडियो सुना, मैं तो कहूंगा कि सबको सुनाइए, आप भी सुनाइए, 20 सेकंड है सिर्फ। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अमित शाह एक जगह खड़े होते हैं 1 घंटा 34 मिनट पर। आप लोग भी दोबारा सुनिए, वो 20 सेकंड है, वो अचानक खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं मणिपुर में हमारा एक भी आदमी नहीं है उसमें शामिल, और मेरे पास रिकॉर्ड में दर्ज है गृह मंत्रालय में, कहिए तो बता दूं। तो अधीर रंजन चौधरी यूं रहते हैं। ये राष्ट्रवाद है। उनको पता है कि हमने कुछ भी कहीं कुछ गड़बड़ किया तो सब सामने आ जाएगा। सवाल यहां यह है कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि कौवा, ये तो पाकिस्तान की भाषा है भाई, वही तो ले गया था सबको, दुनिया भर की मीडिया एजेंसीज को ले गया। और कब ले गया? तुरंत नहीं ले गया, थोड़ा समय लिया, सब ठीक ठाक कराया, कौवा वाला सीन बनाया, तब ले गया। और जो वहां 250 सिम एक्टिव थे, उनका क्या आज तक कोई रिकॉर्ड किसी के पास उसका आता पता है? बालाकोट में। भारत की सीमा जितनी बड़ी पाकिस्तान के साथ है, अब वहां घुसपैठ नहीं हो रही है, अब कोई घुसपैठ नहीं होती, वरना हर दिन गोली चलती थी। रोज पूछती है कश्मीर में क्या बदला, मैं वही कह रहा हूं, हर दिन गोली चलती थी, अब गोली चलनी बंद हो गई एक बार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब राष्ट्रवाद की पिच पर आप जाएंगे तो आप आइए, लेकिन सबको, और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई हम तो पौराणिक संदर्भों में कालनेमी को जानते हैं, उसको जनता पहचाने, वो इसकी बात करते हैं। चलिए, ये बदले ही इसीलिए क्योंकि मोदी सत्ता में वो हट जाएगा, आप फिर वही हो आज चूंकि कश्मीर की बात चली और कश्मीर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं बार बार, तो कश्मीर में क्या बदला है, ये जो सवाल बार बार पूछा जाता है। देवेंद्र, क्या बदला कश्मीर में? और सर, सबसे बड़ी चीज़ आप देखें कि अभी भी राहुल गांधी हों, उन लोगों के साथ खड़े हैं, और न सिर्फ खड़े हैं बल्कि खुद उनके श्रीनगर के भाषण को आप याद कीजिए कि कश्मीर के हालात को कैसे वो ख़राब बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये सब लोग राहुल गांधी के साथ हैं और वो कश्मीर के हालात को ख़राब बता रहे हैं। और आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि न सिर्फ तिरंगा यात्रा, बल्कि 5 दिन पहले सौरभ एक वीडियो आया था कि अनंतनाग जो कि आप जानते हैं कि आतंकवाद से कैसा वो ग्रस्त रहा है, वहाँ पर रात में 9 बजे मैच हो रहा था और पूरा का पूरा जो स्टेडियम था वो खचाखच भरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि जिन जगह पे आप लोगों को देख रहे हैं, जैसे पुलवामा की बात कर लें, अनंतनाग की बात कर लें, डोडा की बात कर लें, कि ये लोग अचानक 370 हटने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग पहले भी वैसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब का जो प्रशासन था
वो जो आतंकवादी थे उनके साथ एक तरह से शांति खरीदने की या दिखाने की कोशिश करता था। वो बाइंग गिव एंड टेक वाला मामला रहता था। अब की जो व्यवस्था है, अब का जो दिल्ली के श्रीनगर की व्यवस्था की बात कर लें या दिल्ली की व्यवस्था की बात कर लें, वो शांति खरीद नहीं रहा बल्कि उसे स्थापित कर रहा है। और जब वो स्थापित करने की बात कर रहा है तो सीधे सीधे जो पत्थरबाज हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में वो आवाजें जो कि राष्ट्रवादी आवाजें थी ऑलरेडी कश्मीर में, उन आवाज़ों को ये भरोसा है कि अगर हम तिरंगा लेकर बाहर निकलेंगे, अगर अपने देश के बारे में बात करेंगे तो हमारे ऊपर कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर बदलाव की बात करें सौरभ, तो सबसे बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में यही हुआ है। अदरवाइज पहले भी राष्ट्रवादी ताकतें जम्मू कश्मीर में थीं, लेकिन वो दब जाती थी इसलिए कि पत्थरबाज उनके सामने होते थे, आतंकवादी उनके सामने होते थे। आज पत्थरबाज या तो घरों में दुबके हैं या जेल में हैं, आतंकवादी या तो मार दिए जाते हैं या सीमा के उस पार हैं। और इस बदलाव के चलते आपको इतनी खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। सौरभ, आपने देखा होगा कि डल लेक पे वो जो रैली थी JNK-LG के पीछे, मुझे लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर की वह रैली रही होगी। और ये तस्वीर आपको लगभग जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में, मुझे हर जगह जब मैंने बात की, ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। अरे ये तो आप लोग भी, हमारे व्यूअर्स हैं, वो लोग भी सोचते होंगे ना, कश्मीर से अब क्यों हमें पत्थरबाजी की तस्वीरें नहीं आती, देखने को मिलती हैं, क्यों हमको नहीं दिखाई देता है। एक तरफ सिक्योरिटी सुरक्षा बल हैं, दूसरी तरफ जो है भीड़ है, और उसमें कौन होते थे? नौजवान लड़के होते थे, 10-10, 15-15 साल की उम्र से पत्थर लेकर हाथ में चलना शुरू। सब कहाँ चले गए? कश्मीर से एक मेहमान कल हमारे स्टूडियो में आई हुई थी, मैंने उनसे यही पूछा, पत्थरबाजी बंद कैसे हो गई? उन्होंने कहा आपको शायद लोगों को ना पता हो, पत्थरबाजी रोजगार था। बिल्कुल, पैसा मिलता था 500 रुपए, 500 रुपया आपको एक बच्चे को, किसी को, एक लड़के के हाथ में दे दिया जाता था, और वो पत्थर जमा करके रख लेता था अपने पास, और मौका जब इशारा होता था पत्थर चलाना शुरू कर देता था। इसलिए भी कि स्कूल बंद करा दिए। ज्यादातर स्कूल जो है वो घाटी में लकड़ी के हुआ करते थे, लकड़ी से बने थे, जला दिया। जो लकड़ी के नहीं थे उनको बंद करा दिया। तो उनके सामने और कोई काम ही नहीं था। स्कूल जाना नहीं है, कोई रोजगार है नहीं, और पत्थर फेंकने के लिए पैसा मिल रहा है, घर बैठे पैसा मिल रहा है। तो ये आप अगर उस समय का याद हो, अभी जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे, उस समय जो लोग वोट देने के लिए लाइन में लगे थे, आपके संवाददाता पूछ रहे थे और लोगों ने पूछा, उस समय जो लोग बोल रहे थे वो कह रहे थे कि हम ये वोट देने आए हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमको उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, हमको इस राज्य का विकास करना है। यहाँ अगर विकास होगा तो हम सबके जीवन पर असर डालेगा, जिससे हमको रोका गया इतने साल, इतने दशक। तो लोगों के मन में जो देवेंद्र बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हृदय परिवर्तन। हाँ, 5 अगस्त को 2019 को 370 हटी और उसके बाद लोगों ने कहा कि बस अब हमारा दिल बदल गया और हम पहले पाकिस्तानी थे अब हिंदुस्तानी हो गए। वो पहले भी हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी है। बोलने से डरते थे, वो बोलने का साहस 370 हटने के बाद जो माहौल बना उसने दिया। ठीक है, जो सुरक्षा बलों ने जिस तरह से कार्रवाई की आतंकवादियों के खिलाफ, उससे बना। पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर जिस तरह का एक्शन हुआ उससे बना। पाकिस्तान में क्या हुआ, 370 हटने के बाद इमरान खान ने कहा कि जो है विरोध करेंगे, रोज 12 बजे हम धूप में खड़े होंगे। एक दिन खड़े हुए थे, दूसरे दिन से गायब हो गए। फिर 15 दिन बाद पहुंच गए POK और कहा कि भारत हमला करके इस पर कब्जा करने वाला है। तो ये जो डरा रहे थे वो डरने लगे हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है। जम्मू कश्मीर प्रशासन में सौरभ, आपको हर एक सेक्टर में लगभग ऐसे लोग थे जो कि सीधे सीधे आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। वो मदद अप्रत्यक्ष तौर पे नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तौर पे, बहुत सारे आतंकवादियों के रिलेटिव, किसी की पत्नी भी वहां पे थी। और ऐसे लोगों को अगर सैक किया जा रहा है, नौकरी से उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, या दूसरी चीज की जो पत्थरबाजी के पैसे की बात हमने की सौरभ, उसके पीछे जो बिजनेसमैन लगे रहते थे उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला अगर ये कहें कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जनता में एक मैसेज कैसा जा रहा होगा और उसका नतीजा फिर अगले चुनाव में कैसा दिखेगा। तो ये केवल एक जैसे चर्चा में कहा गया ना कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पहले हिंदुत्व अपनाने की कोशिश की, अब राष्ट्रवाद अपना भी रही है, ओन भी कर रही है, याद भी दिला रही है हमने क्या किया था, और बीजेपी के राष्ट्रवाद पर प्रहार भी करना चाहती है आपको। लेकिन आज एक बयान जो है वो सुनना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला। नहीं, आप सुरजेवाला का बयान सुनाया उसके पहले एक टिप्पणी में कर दूं। जी भाई, अच्छा है कांग्रेस पार्टी इस ट्रैक पर आए। इस देश के हर दल को किसी भी स्थिति में अलगाववादी आतंकवादी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए।
इस देश के किसी भी दल को जब राष्ट्र मुश्किल में हो, संकट में हो, तो उसको फिर उस स्थिति में वैक्सीन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। किसी भी दल को सीमा पर किसी देश के साथ स्थिति हो तो सेना के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे सैनिक अरुणाचल में पिट रहे, नहीं कहना चाहिए। ये सब गंदी बात है और ये सब एक तरह से वो जो राजनीतिक दल है उसकी जो मूल शर्त है कि राजनीति करने की, उसके खिलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप चुनाव के समय कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हो गए और जनता सब भूल जाएगी, उसको नहीं याद आएगी सारी चीजें। ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा हो कि इस देश की राजनीति का हर दल उसी तरह से बराबर भाव से ये राजनीति करे और जनता को चुनने का बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब नहीं, एक उदाहरण दे रहे हैं। ये धर्म से या राष्ट्रवाद से नहीं, देश हित का मामला है। 1991 में जब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह ने कहा राव साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, कि हमको अपनी करेंसी का 20% डिवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग बुला लेते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा पास नहीं हो पाएगा, सबको वोट दिखाई देगा। तो उन्होंने कहा आप अपने कमरे में जाइए, 20 मिनट में बताते हैं। 20 मिनट बाद कहा कि हो गया। तो उनका क्या हो गया, ना कैबिनेट मीटिंग हुई, ना कोई फैसला हुआ। बोले अटल जी से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा इसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये होता है राष्ट्रवाद, कि आपको जहां देश का हित दिख रहा है वहां राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है। उस समय विरोध करती बीजेपी तो कांग्रेस के लिए करना मुश्किल हो जाता और हम बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि ये देशद्रोही हैं। जब मंदिर की बात होती है तो पूज्य तो बताया जाता है कि तो फर्जी राम भक्त हैं। अब इससे कहानी और आगे बढ़ गई है। रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक राक्षस है। जरा सुनिए बात, फिर करते हैं बात। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। कोई इफ एंड बट लगाया ही नहीं है सुरजेवाला साहब ने इसमें। जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, जो बीजेपी को वोट देता है, वो राक्षस है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इनका दर्द बहुत गहरा है। हरियाणा के बहुत बड़े नेता समझे जाते हैं और विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है। तो इसलिए उनका और उनकी पार्टी 2 बार से लगातार लोकसभा चुनाव हार रही है। इस स्थिति में नहीं आ पा रही है कि लीडर अपोजिशन बना सके लोकसभा में। तो अब सीधे जनता को मोदी को गाली देते रहे। हाँ। लगा कि इससे काम नहीं चलेगा। जो इसके लिए असली जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वोट दिया, उनको गाली दो। तो इसका मतलब आपको डेमोक्रेसी पर यकीन नहीं है कि आपको वोट दें तो वो देवता है और आपके विरोधी को वोट दे तो राक्षस है। ये कौन सी सोच है? ये सोच एंटी डेमोक्रेटिक सोच है, जिसमें आपको जनादेश पर भरोसा नहीं है। यही पिछले 9.5 साल से इस देश में हो रहा है कि वो अपोजिशन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मोदी को मैंडेट मिला है। तो उसमें तरह तरह की खामियां निकालने की, आंकड़े निकालने की, कि देखिए इनको तो 37% वोट मिले तो इतने परसेंट तो खिलाफ हैं। तो मैंने सोचा ये निकाला जाए कितने परसेंट मिले थे, ये निकाला जाए कि बीजेपी को 2019 में कितना वोट मिला था। सुरजेवाला साहब ने कहा वोट देने वाला सब राक्षस है। 22 करोड़ करें। 22 करोड़ 90,76,879। 22 करोड़ 96 लाख, मतलब 90 लाख, लगभग 23 करोड़। देश का 23 करोड़ लोग उन्होंने राक्षस करार दिया है और सबको श्राप भी दे दिया उन्होंने। मतलब इस एक्सट्रीम तक जाना कि जिस जनता से आपको वरदान लेना है अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से, और उससे आप ये कह रहे हैं कि मैं श्राप देता हूं। अच्छा, आप हैं कौन श्राप देने वाले भाई? विचित्र चीज है। हैसियत क्या है आपकी? तो कांग्रेस पार्टी में उनका कद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के इलेक्शन मैनेजर थे, कर्नाटक जिताया। मतलब ये परसेप्शन बिल्कुल, ये किसी स्थानीय नेता ने नहीं बोला। एमपी में मैं वही कह रहा हूँ, सुरजेवाला कोई ऐसे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। नहीं, छोटे मोटे कांग्रेस पार्टी में उनका पार्टी के स्ट्रक्चर में, चाहे जितने बड़े स्ट्रक्चर में, पार्टी के जनता के स्तर पर कौन से नेता है? हम तो कह रहे हैं पार्टी के स्ट्रक्चर। बिल्कुल, उससे सोच पता चलती है ना कि पार्टी के टॉप लेवल पे अगर इस प्रकार की सोच हो। इसको थोड़ा प्रियंका जी के साथ चलने वाले नजदीकी हैं सलाहकार। नहीं, राहुल जी के सबसे बड़े सलाहकार थे। अभी जयराम रमेश के आने से पहले मीडिया इंचार्ज भी थे। तो उस लिहाज से तो उनका कद बहुत बड़ा था। लेकिन उन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने डुबोया
इसलिए जयराम रमेश को अब लाना ये पड़ा। बयान क्या और गोता लगवाएगा? बिल्कुल नहीं, इस पे मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता छात्र संगठनों के होते थे वो कहते थे ये सब फांसीवादी हैं, ये जो डेमोक्रेसी है बहुत खराब है। तो उस वक्त तो भाजपा को नहीं कहा करते थे, उस वक्त तो कांग्रेस को कहा करते थे। जो भी लोकतंत्र में कम्युनिस्ट पार्टी को वोट नहीं दे रहा है वो सब फांसीवादी हैं, वो सब गड़बड़ कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, जनता को लगातार गाली देते हुए कम्युनिस्ट जमी दोज हो गए। वही काम, वही स्तरहीन घटिया काम कांग्रेस के नेता सुरजेवाला कह रहे हैं। और अगर वो राक्षस जनता को कह रहे हैं तो उनको फिर समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति उतनी हावी हो गई है जिनको मताधिकार, जनमत का मतलब नहीं पता है। और ये उस तरफ ले जाता है जहां इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगा दिया था कि मुझे वोट नहीं मिला, इसका मतलब इस देश में किसी को राज करने का अधिकार नहीं है, सब कुछ हम तानाशाही से लागू करेंगे। और देश की जनता देख रही है कि ये तब है जब 10 साल होने जा रहे हैं करीब करीब, और ये सत्ता से पूरी तरह बाहर हैं, देश के प्रमुख राज्यों की सत्ता से बाहर हैं। और सुरजेवाला तो चुनाव बुरी तरह से विधानसभा में हारी गए हैं। उसके बाद अगर ये अंदाज है तो अगर सत्ता मिल गई तो क्या अंदाज होगा, इसकी जरा कल्पना कीजिए। जनता को तो ये सब दिख रहा होगा ना कि थोड़े ही दिनों में ये स्थिति हो गई, अगर और लंबा चला तो कहां अच्छा, तक जाएंगे। आप जिन जिन प्रतीकों को आप उठा रहे हैं, भाषा की केवल बात देख लीजिए आप। कहीं रावण की बात आ जाती है, कहीं कमलनाथ जो है वो तो वो अच्छा वो अलग लकीर पर चल रहे हैं। कमल मध्य प्रदेश कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है ये तो। लेकिन सौरभ, अगर इसको ओवरऑल आप देखें ना थोड़े बड़े कैनवास पर, तो ऐसा आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो बीजेपी से लड़ने से ज्यादा किसी और से लड़ रही है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें तो राहुल गांधी का कोई भी ऐसा बयान नहीं होगा जिसे मीडिया ने नहीं दिखाया हो, कोई भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा जिसे मीडिया ने नहीं दिखाया हो। लेकिन आज उनकी लड़ाई किससे होती है? उनका कोई भी स्पीच अगर होगा तो मीडिया को जरूर ठोकेंगे। अगर आपके बोलने में दम नहीं है, आपके नैरेटिव में दम नहीं है, तो मीडिया आपका कुछ नहीं कर सकती। करना आपको होगा, लेकिन राहुल गांधी को ये बात नहीं समझ में आती। रणदीप सुरजेवाला, जनता के बीच आपको किस मुद्दों को लेकर जाना है, जनता अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो समझने के बजाय जनता को राक्षस अगर आप बता रहे हो, श्राप दे रहे हो, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति आप देखें और सोशल मीडिया पे भी देखें, अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ करेंगे तो जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो तथ्य को समझने के बजाय लगातार उस पर गाली निकालना शुरू कर देंगे, चाहे वो मीडिया के दोष हों या फिर जो स्वतंत्र जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ गालीबाजी करना है। ये सारी चीजें कांग्रेस की असली समस्या है कि अपनी कमियों को आप नहीं देखते हो, आप दूसरों को देख रहे हो, और वहीं पे समस्या ऐसी हो जाती है जिसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये तो सुरजेवाला साहब को चाहिए कि अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया था, गुस्से में निकल गया था, अगर अब उनको कुछ लग रहा हो कि गलत बात निकल गई तो उसके बारे में दिनकर जी की कविता है, उसकी 2 लाइनें हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये उसी समय होता है। आपको समझ में नहीं आता कि आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है जी, वो किस रूप में लिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।